हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हम बता दें, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने बुद्धि परीक्षण के बारे में अध्ययन किया था, उस पर हमने चर्चा किया था। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है हमारा अधिगम या लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिगम क्या होता है, लर्निंग क्या होता है? तो लर्निंग या अधिगम जानने से पहले हम जान लेते हैं कि उसका अर्थ क्या होता है। अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो उसका अर्थ होता है सीखना या ग्रहण करना या प्राप्त करना या कुछ हासिल करना। वही जो है अधिगम कहलाता है या लर्निंग कहलाता है। तो हम जो है वातावरण से, लोगों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और वो सीखना अगर अस्थाई हो गया, हमारे व्यवहारों में वो अस्थाई परिवर्तन अगर ला देता है, तो वो जो होता है वो अधिगम कहलाता है। तो अगर हम अधिगम की शुद्ध परिभाषा की बात करें तो शुद्ध परिभाषा जो अधिगम की होगी वो होगी अनुभव द्वारा या अनुभव के कारण व्यवहार में जो अस्थाई परिवर्तन होता है वही हमारा अधिगम कहलाता है। अगर अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन नहीं होता है, वो बस क्षण भर के लिए परिवर्तन होता है, तो उसे हम अधिगम नहीं कहते हैं, उसे अधिगम नहीं कहा जाएगा। इसलिए इसकी शुद्ध परिभाषा अधिगम की होगी कि अनुभव के द्वारा या अनुभव के कारण व्यवहार में जो अस्थाई परिवर्तन होता है उसी को हम अधिगम कहते हैं, वही अधिगम है। तो ये शुद्ध परिभाषा है अधिगम की, इसको याद रखिए। क्वेश्चन इसी पे बनता है कि अधिगम क्या है। अस्थाई परिवर्तन, अस्थाई परिवर्तन हो तो क्या है? वो अस्थाई परिवर्तन है। हमारे व्यवहारों में जो अस्थाई परिवर्तन होता है वही अधिगम है। किसके कारण होता है? अनुभव के द्वारा। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उनसे हमें अनुभव प्राप्त होता है, उससे कुछ सीखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, और वो परिवर्तन जो है अस्थाई होने लगता है, वो अस्थाई हो जाता है। वही हमारा होता है अधिगम। जैसे अगर व्यक्ति में अस्थाई परिवर्तन, उसके व्यवहार में जो है अस्थाई परिवर्तन अनुभव के द्वारा या उसके कारण नहीं होता है अस्थाई परिवर्तन, तो उसे अधिगम नहीं माना जाता है। अब एक उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे अधिगम होता क्या है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा थका हुआ है तो थकान की वजह से वो कभी कभी वो जल्दी सो जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया जो है वो डेली या रोज़ नहीं कर पाता। दूसरे दिन से फिर वो पहले ही समय पर सोने लगता है जैसे पहले सोता था। तो इससे क्या पता चलता है? इसका परिवर्तन जो है अस्थाई है। मतलब थकान की वजह से जब उसे थकान महसूस होता है तभी वो जल्दी सोता है, लेकिन दूसरे दिन से फिर वैसे ही चालू हो जाता है उसकी प्रक्रिया जैसे पहले वो जिस समय पर सोता था। तो ये अस्थाई परिवर्तन है। तो ये अधिगम नहीं हुआ, उसने थकान की वजह से नहीं सीखा कि हमें जल्दी सोना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं ये है हमारा अस्थाई परिवर्तन, तो ये अधिगम नहीं माना जाएगा। अगर वो थकान की वजह से रोज़ टाइम पर सोने की आदत डाल लेता है तो ये अस्थाई परिवर्तन में आ गया, तब ये हम कहेंगे इसने अस्थाई कुछ सीखा, तो इसी को कहेंगे अधिगम, उसने कुछ सीखा उससे। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दी है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये परिभाषाएं आ चुकी हैं, तो उसको एक एक कर हम देख लेते हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हमारे मनोवैज्ञानिक थे वुडवर्थ। वुडवर्थ के अनुसार उन्होंने अधिगम की क्या परिभाषा दी, अधिगम को क्या उन्होंने बताया, तो देख लेते हैं। वुडवर्थ ने क्या कहा? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन
करने की प्रक्रिया जो है वही अधिगम कहलाती है। हम जो नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं और नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने के लिए जो प्रोसेस अपनाते हैं वो क्या होती है, वही हमारी अधिगम होती है। कौन कहते हैं? ये वुडवर्थ। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, रिवीजन करते रहिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगले वन वैज्ञानिक हैं जेपी गिलफोर्ड। कौन है? जेपी गिलफोर्ड। इन्होंने क्या कहा? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई परिवर्तन अधिगम है। मतलब किसी व्यक्ति के व्यवहार के कारण तुम्हारे व्यवहार में कोई परिवर्तन आ जाए तो वही क्या होता है? अधिगम। उसने उसके व्यवहारों से कुछ सीखा और वो अपने व्यवहार में उसको लाया और वो अस्थाई कर दिया, वो परिवर्तन उसमें अस्थाई हो गया, तो वही हमारा अधिगम है। किसने कहा? ये जेपी गिलफोर्ड ने कहा। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई परिवर्तन अधिगम है। ये चीज़ आप याद रखिए। अगले हैं हमारे स्किनर। अगले मनोवैज्ञानिक हैं स्किनर। उन्होंने क्या कहा? व्यवहार के अर्जन में प्रगति करने की प्रक्रिया जो होती है वही सीखना है। व्यवहार के अर्जन में अगर हमें व्यवहार प्राप्त हो रहा है तो उसके प्रगति करने की जो प्रक्रिया है वही हमारा क्या है? सीखना है। तो एक किसने कहा? स्किनर ने कहा। अगले हमारे मनोवैज्ञानिक हैं गेट्स ने क्या कहा था? सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो अनुभव द्वारा या प्रशिक्षण द्वारा हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और उसको अपने व्यवहार में लाते हैं, उसकी वजह से हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आते हैं। वही क्या है? हमारा सीखना है। ये किसने कहा? गेट्स ने। ये सभी आप नोट करते जाइए। अगला है हमारा क्रो। अगले मनोवैज्ञानिक हैं क्रो। इन्होंने क्या कहा? सीखना जो है आदतों का ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखने से क्या होता है? सीखना क्या है? हमारे आदतों में कुछ परिवर्तन होता है, उससे कुछ ज्ञान मिलता है, फिर अभिवृत्तियों का अर्जन होता है। जैसे बच्चे जो होते हैं उनकी मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती है? जब उन्हें भूख लगता है तो वो क्रोध करने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो वैसे ही जो है सीखना क्या है? अभिवृत्तियों का अर्जन है। कुछ हमें हमारे अंदर मूल जो है अभिवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं जब हम कोई कार्य करते हैं या किसी के व्यवहार से प्रभावित होते हैं तो हमारे अंदर कुछ जो है अभिवृत्तियों का अर्जन हो जाता है, आदतों में कुछ सुधार होते हैं या परिवर्तन हो जाते हैं। वही क्या है? हमारा सीखना है। अब देख लेते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पूर्व अधिगम। पहला है हमारा पूर्व अधिगम। पूर्व अधिगम का मतलब हुआ पहले से जो कुछ हम सीखे रहते हैं उसका उपयोग हम क्या करते हैं? जब हमारे सामने कोई नई चुनौतियां आती हैं या नया कार्य आता है तो उस पूर्व अधिगम का उपयोग करके हम उस नए कार्य को आसानी से कर लेते हैं। तो ये अधिगम को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो ये हमारा हुआ पूर्व अधिगम। अगला है आवश्यकताएं। जब तक हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी तब तक हम उस चीज़ को सीखेंगे नहीं। तो आवश्यकता क्या है? इसकी वजह से जो है अधिगम को प्रभावित करता है ये आवश्यकता भी। मनुष्य की आवश्यकता जो होती है, कहा जाता है कि आवश्यकता जो होती है आविष्कार की जननी है। तो जब तक आवश्यकता नहीं होगी तब तक आदमी सीखेगा नहीं, जब तक सीखेगा नहीं तो कोई आविष्कार नहीं होगा। तो आवश्यकता भी किसी न किसी प्रकार से अधिगम को प्रभावित करती है। अगला है सीखने की इच्छा। जब तक हमारे अंदर सीखने की इच्छा नहीं होगी तब तक हम अधिगम को सीखने मतलब जो हमारा व्यवहार है उसमें परिवर्तन जो है अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। तो सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तभी अधिगम होगा, तभी हम कुछ सीख सकते हैं। सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए। बिना इच्छा के कोई कार्य हम सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। अगला है परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब होता है कि जैसे अगर 10 साल का बालक है तो 10 साल के बालक को जो हमें सिखाना हो वही चीज़ अगर हम 1 साल 2 साल के बालक को सिखाएंगे तो नहीं सीख पाएगा। तो परिपक्वता भी जरूरी है अधिगम के लिए।
तो परिपक्वता भी अधिगम को प्रभावित करती है। तत्परता, तो किसी कार्य को करने के लिए हमें तत्पर होना होता है। जब तक हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं होंगे तब तक वो कार्य जो है अच्छे तरीके से सही ढंग से नहीं हो पाएगा और हम कुछ उससे सीख नहीं सकते। तो तत्परता जरूरी है अधिगम के लिए, तो ये भी किसी ना किसी प्रकार से प्रभावित करती है। अगला है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब हमें जब तक प्रेरणा नहीं मिलेगी कुछ करने के लिए तब तक हम कुछ सीखते नहीं हैं। तो अभिप्रेरणा भी कहीं न किसी प्रकार से प्रभावित करती है अधिगम को। तो हमें हमेशा प्रेरित होते रहना चाहिए, चाहे दूसरों से हो चाहे खुद से हो, और हमें कुछ ना कुछ करने के लिए अपने अंदर वो भावना जागृत करते रहना चाहिए जिससे अधिगम जो है वो सही तरीके से हो, अस्थाई हो अधिगम। अगला है हमारा वातावरण। तो मनुष्य या व्यक्ति वातावरण से भी कुछ ना कुछ वो सीखता है। अगर उसका वातावरण सही रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका सही रहेगा, तो वो जो चीज़ सीखेगा वो अस्थाई हो जाएगा वो। तो वातावरण भी सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। सीखने का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, उसके अनुकूल होना चाहिए सीखने के, तो वो भी अधिगम को प्रभावित करती है। अगला है वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम भी किसी ना किसी प्रकार से अधिगम को प्रभावित करती है। जैसे कुछ बालक जो होते हैं वो जन्म से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के होते हैं और वो तेजी से अधिगम की अपना लेते हैं, और कुछ बालक मंद बुद्धि के होते हैं जन्म से ही, तो वो सीखने के लिए बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वंशानुक्रम भी अधिगम को प्रभावित करती है। और जो अधिगम की विधियां कहलाती हैं वो भी कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करती हैं। अब इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। बहुत सारी विधियां हैं अधिगम की। रुचि और ध्यान। रुचि और ध्यान ये भी, जब तक हम किसी विषय में रुचि नहीं लेंगे तो इस चीज़ को हम सीख नहीं सकते। और ध्यान भी बहुत ज़रूरी है। ध्यान करने से क्या होगा, इंटरेस्ट हमारा पैदा होता है किसी सब्जेक्ट में या किसी कार्य में। जब तक हम ध्यान नहीं लगाएंगे तो उसके प्रति हमारा रुचि उत्पन्न नहीं होगा और हमारी अधिगम प्रक्रिया जो है वो अधूरी रह जाएगी। इसलिए किसी कार्य को करने के लिए ध्यान और रुचि का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगला है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। तो शारीरिक स्वास्थ्य भी जो है अधिगम प्रक्रिया में कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करती है। अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो अधिगम की प्रक्रिया भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा, उसे कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस होगी अधिगम को प्राप्त करने में। तो शारीरिक स्वास्थ्य होना, शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, तभी अधिगम जो है वो सही तरीके से उसको प्राप्त कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और अपने मन में उसको अस्थायी रूप से डाल सकते हैं। अब अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं? विशेषताओं में इसमें जो पॉइंट करके दिया हुआ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछ लेता है कि अधिगम फिर डैश करके दे दिया संगठन है, किस चीज़ का संगठन है, तो वो नए अनुभव का संगठन। तो इस तरह जितने भी पॉइंट हैं सभी इम्पॉर्टेंट है, आप एक एक करके नोट कर सकते हैं। इस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, खासकर सीटेट में। पहला है हमारा अधिगम की विशेषता में, अधिगम जो है वो नए अनुभवों का संगठन है। सही है कि जब हमारे सामने नए नए कार्य आते हैं तो उन कार्यों से हमें नया नया अनुभव प्राप्त होता है और उन अनुभव से हम कुछ सीखते हैं, तो वो अधिगम हुआ। तो अधिगम क्या है? नए अनुभवों का संगठन है। दूसरा है, कभी कभी एक बार की क्रिया जो है, यहाँ पे क्रिया होगा लिख लीजिएगा, तो कभी कभी एक बार की क्रिया जो है अनुभव भी अधिगम के लिए पर्याप्त होती है। मतलब कभी कभी हम एक कार्य मतलब एक ही बार करते हैं और उनसे हमें अनुभव मिल जाता है।
और वो अधिगम के लिए एक ही बार में पर्याप्त हो जाती है। एक ही बार हम उस कार्य को करते हैं और वो हमारे अधिगम के लिए पर्याप्त हो जाती है। उससे हम एक ही बार में अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। जैसे दिया सलाई जलाते समय जलना, तो इससे क्या हुआ, एक ही बार में हमें पता चल गया कि दिया सलाई के सामने जाने से जो बच्चा होता है अगर दिया सलाई के सामने जाता है तो जल जाता है, तो एक ही बार में वो समझ जाता है कि इसके पास जाने से हम जल सकते हैं। सॉरी। तो क्या होता है कि कोई भी क्रिया हम करते हैं तो कभी कभी वो एक ही बार में हमें अधिगम मिल जाती है अनुभव से, एक ही बार के अनुभव से। अगला है, किसी कार्य को विशेष तरीके से करने के बाद बार बार प्राप्त संतुष्टि ही क्या होता है, अनुभव, आदत। तो वही होता है कि जब हम कोई कार्य विशेष तरीके से करते हैं तो हमें बार बार क्या होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है। तो वही अनुभव जो हमें बार बार संतुष्टि मिलने का अनुभव होता है, वही क्या है, सीखना है। ये सबको होता होगा कि वो कोई कार्य जब विशेष तरीके से करते हैं तो उन्हें बार बार संतुष्टि मिलते हैं, संतुष्टि का अनुभव होता है। तो वो क्या करते हैं, उससे मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, इसलिए उसे संतुष्टि मिल रही है। अगला है, सभी पॉइंट है, इसको नोट करिए। अधिगम अभिवृद्धि और विकास है। तो अधिगम से अभिवृद्धि होती है, विकास होता है, तो इसको नोट कर सकते हैं। अगला है, अधिगम सप्रयोजन और उद्देश्यपूर्ण है। तो अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता ही है। कोई भी अधिगम अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए कि क्यों हम सीख रहे हैं। बिना उद्देश्य के कोई चीज़ तो सीखा नहीं जाता है। तो अधिगम सप्रयोजन, सीखने के लिए हम प्रयोजन करते हैं, उसको प्रारूप बनाते हैं, ऐसे सीखना है वैसे सीखना है। तो अधिगम सप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण है। अधिगम अस्थायी परिवर्तन है। तो ये शुरुआत में ही बता दिए थे कि अधिगम क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्रबद्धता बुद्धिमत्ता है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, अधिगम प्रबद्धता और बुद्धिमत्ता है। अधिगम वातावरण एवं प्रतिक्रिया का उपज है। तो अधिगम क्या है, प्रतिक्रिया की उपज है। अगला है, अधिगम खोज है, सार्वभौमिक है, अनुकूलन है, विवेकपूर्ण है, सक्रिय है। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अधिगम व्यक्तिगत भी होता है, सामाजिक, दोनों होता है। आप अकेले भी सीख सकते हैं और समूह में भी रह के सीख सकते हैं। अधिगम व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। आप जैसा सीखेंगे आपका आचरण भी वैसा ही होगा। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो अधिगम क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से मरण तक कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमें मिलता रहता है, लोगों से, वातावरण से। अब जैसे आप कोई क्रिया कर रहे हैं या कोई व्यवहार कर रहे हैं आप किसी के साथ, तो अगर उसमें गलती हो जाती है करते वक्त तो हमें क्या होती है, पीड़ादायी अनुभव होती है। जैसे अगर बच्चा है, अगर दीपक की लौ के साथ सामने जाता है और उससे वो जल जाता है छूने से, तो क्या उसे पीड़ादायी अनुभव मिलता है और वो समझ जाता है उस गलती से कि अब हम ये कार्य दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा छूने की गलती नहीं करेंगे। तो उससे क्या हुआ, वो सीखा क्रिया द्वारा। या चारपाई से अगर गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है, तब भी वो समझ जाता है कि हमें जो है सही तरीके से सोना चाहिए। फिर अगर उसी क्रिया या व्यवहार के करने से उसे संतुष्टि मिलती है तो उसे सुखदायी अनुभव प्राप्त होता है। अब जैसे बच्चे होते हैं, लाइट या टीवी का बटन जलाना बंद करना, उसी से वो संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें सुखदायक अनुभव मिल जाता है। या मिठाई खाना, मिठाई खाने से भी वो संतुष्टि उन्हें हो जाती है, सुखदायक अनुभव होता है। तो ये होता है क्रिया के द्वारा गलती करने से अनुभव मिलता है। अनुभव से क्या होता है और उससे क्या होगा, बच्चा सीखेगा, अधिगम प्राप्त करेगा। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि कोई कार्य किया, अगर उसमें गलती हो गई तो उससे क्या होगा, अनुभव मिलेगा।
अनुभव से फिर व्यवहार में परिवर्तन होगा, फिर सीख जाएगा वो। बार बार उसको करने से जो भी गलती हुआ उसको सुधार करके वो धीरे धीरे सीख जाएगा अच्छे तरीके से। अब हम आते हैं सीखने की विधियां पर या अधिगम की विधियां पर। तो सबसे पहला हमारा विधि है निरीक्षण करने की विधि। कैसी विधि है? निरीक्षण करने की विधि। तो जब बालक जो है कोई कार्य करता है या किसी वस्तु को देखता है, तो देखने की वजह से क्या होता है, उसकी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता रहता है। सभी ज्ञानेंद्रियां जो एक साथ काम करती हैं, और जितना वो ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेगा वो उतना ही अधिक सीखता जाएगा। तो ये होता है निरीक्षण करके सीखना। तो यह विधि क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है बालकों के लिए। बालक किसी कार्य या वस्तु को सीखने में जितना अधिक अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है उतना ही वह अधिक सीखता है। और इस विधि द्वारा बालक के अंदर जो है अन्वेषण करने, अन्वेषण का मतलब हुआ खोज करने, अन्वेषण का मतलब खोज करने और अनुसंधान करने, ये दोनों प्रवृत्तियां जो है बालक के अंदर विकसित होने लगती हैं जब वो निरीक्षण जैसे सीखता है, निरीक्षण करके सीखता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है बच्चों के लिए, निरीक्षण करके सीखना। अगला है करके सीखना। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है करके सीखना, चाहे वो बच्चा हो चाहे कोई व्यक्ति हो। अगर वो स्वयं करता है तो वो जल्दी सीख जाता है उस चीज़ को, और उसे स्वयं करने से क्या होता है, उसे धीरे धीरे इंटरेस्ट पैदा होने लगता है स्वयं करने के लिए। इसीलिए वो जब कोई कार्य करता है, जब उसके सामने कोई दूसरा कार्य आता है तो वो पहले स्वयं करने की कोशिश करता है, दूसरे की मदद लेने की कोशिश नहीं करता है, और वो उससे जल्दी सीख भी जाता है। तो स्वयं से सीख करने से उसमें जो है अधिगम जो होगा वो अस्थायी हो जाएगा। उसके माइंड में जो है जो कुछ वो सीखे रहेगा उसके माइंड में अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा, और वो चिरकाल तक उसके माइंड में बना रहेगा, क्योंकि उसने खुद स्वयं से सीखा है। अगला है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। तो ये विधि सबसे उपयोगी है और प्रभावशाली भी मानी जाती है, क्योंकि समूह में रहने से तो समूह के जो सदस्य रहेंगे उनका जो व्यवहार होगा वो अलग अलग व्यवहार के व्यक्ति उसमें रहते हैं, और उन्हें अलग अलग तरीके से सीखने में मदद मिलती है। तो इसलिए सामूहिक विधि जो होती है अधिक उपयोगी और प्रभावशाली मानी जाती है। तो प्रमुख सामूहिक विधियां कौन कौन सी है उसको हम देख लेते हैं। पहला है वाद विवाद विधि। तो वाद विवाद विधि में क्या होता है, दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष दूसरे पक्ष के सामने अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, दूसरा भी पहले के सामने अपने विचारों का व्यक्त करता है। उससे क्या होता है, उनमें अधिगम का विकास होता है, वो बहुत कुछ उससे सीखते हैं, और लोग प्रश्न भी पूछते हैं। तो वाद विवाद में क्या होता है, जो छात्र या बालक होते हैं उनको प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता है। वाद विवाद जैसे विद्यालयों में वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, तो उसमें बच्चे भाग लेते हैं, अपने विचारों को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। तो ये होती है हमारी वाद विवाद विधि। इससे जो है अधिगम प्राप्त होता है। वर्कशॉप विधि। वर्कशॉप विधि का मतलब कि कोई हमारे सामने कोई टॉपिक है, तो उस टॉपिक को लेके या हमारे कोई सामने कोई अलग विषय हो, तो उस विषय को लेके जो सभाओं का आयोजन होता है तो वही होता है हमारा वर्कशॉप विधि। जब हम एक साथ कई लोग मिलकर किसी विषय पर जो है करते हैं तो वो वर्कशॉप विधि। एक दूसरे के विचारों को सुनते हैं, समझते हैं, तो उससे भी क्या होता है, अधिगम का विकास होता है, अधिगम प्राप्त होता है। अगला है सम्मेलन और विचार गोष्ठी विधि। सम्मेलन और विचार गोष्ठी विधि क्या है, ये भी एक प्रकार का जो है वाद विवाद प्रतियोगिता विधि टाइप है। तो विचार गोष्ठी विधि में क्या होता है, छात्रों का सम्मेलन होता है, और उनमें क्या लोग जो छात्र हैं
वो विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे उनके ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये होती है हमारी सम्मेलन और विचार गोष्ठी विधि। इस प्रकार से बालक जो है या छात्र जो है अधिगम प्राप्त करता है अपने विचारों को आदान प्रदान करके, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होगी और अधिगम प्राप्त होगा उन्हें। अगला है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि जो होता है वो व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी होता है। तो दोनों प्रेरकों को इसमें स्थान दिया गया है प्रोजेक्ट विधि में। व्यक्तिगत में क्या होता है, जो छात्र होते हैं अपनी रुचि ज्ञान और क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं, वो अपनी रुचि ज्ञान और क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं व्यक्तिगत प्रोजेक्ट विधि में। और सामूहिक प्रोजेक्ट है तो क्या होगा, उसमें कई सारे लोग रहेंगे, उसमें कई सदस्य होंगे सामूहिक प्रोजेक्ट में। तो उससे क्या होगा, उनमें स्पर्धा होगी, सहयोग की भावना का विकास होगा, सहानुभूति की भावना का विकास होगा। तो इस तरह सामूहिक प्रोजेक्ट भी जो है बच्चों में या छात्रों में स्पर्धा, सहयोग और सहानुभूति की भावना का विकास करता है, जिसके उनके ज्ञान में वृद्धि होती है और वो अधिगम को प्राप्त करते हैं। अगला और लास्ट हमारी विधि है अनुकरण विधि, जिसका मतलब होता है नकल करना। अनुकरण मतलब क्या होता है, देखकर नकल करना। बच्चे क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो देखकर नकल करते हैं अपनी मम्मी पापा को, अपने भाई बहन, अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं उनको देखकर क्या करते हैं, नकल करते हैं। और नकल करके ही वो सीखते हैं। तो नकल में मतलब पहले अनुकरण आता है, अनुकरण के बाद कुछ गलतियां करते हैं सीखने में, तो फिर उनसे अनुभव मिलता है, और अनुभव मिलता है तो फिर जो गलतियां होती हैं उनमें क्या होता है, सुधार करते हैं। उससे उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है, और परिवर्तन आने से क्या हो गया, वो धीरे धीरे सीख जाते हैं उस चीज़ को। तो इस प्रकार होता है अनुकरण। तो अनुकरण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिसका अनुकरण बालक करता है। जैसे नृत्य हुआ, जब कोई घर में कोई सदस्य नृत्य करता है तो बालक उसको देखकर अनुकरण करता है। संगीत, कोई गाना गा रहा हो तो गाना को देखकर भी उसको सुनकर अनुकरण करता है। कोई खेल खेल रहा हो तो उसको देख के खेलने लगता है। कोई लिख रहा हो तो लिखने लगता है। कोई चित्र बना रहा हो तो चित्र देख कर देता है। आदतों का निर्माण, उसकी आदतों का निर्माण उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन, उनकी वजह से उसकी आदतों का भी निर्माण होता है। तो ये सभी बालक अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। तो इस प्रकार अनुकरण विधि भी अधिगम के लिए आवश्यक है। तो टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम जो है अगले लेक्चर में अधिगम के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।